नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मिसाइल के मामले में भारत ने चीन और पाकिस्तान को पीछे छोड़ा। MTCR में आज औपचारिक रूप से हुआ शामिल कुल 34 प्रमुख मिसाइल निर्माता देशों का संगठन। विदेशी बैंकों में रखे भारतीयों के 13,000 करोड़ रुपए के काले धन का पर्दाफाश। इनकम टैक्स विभाग ने दर्ज किए 55 मामले। ईडी ने भी शुरू की कार्रवाई। खाता धारकों पर टैक्स चोरी का आरोप। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कमर कसी। बाराबांकी में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 14 जिलों के बुद्ध कार्यकर्ता होंगे शामिल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, एक भी गोली चली तो जवाब में गोलियों की गिनती नहीं। CRPF के काफिले पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। और सलमान खान को एक रेप पीड़िता ने भेजा 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस। शूटिंग की थकान की तुलना रेप पीड़िता से करने का मामला। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग। भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी MTCR में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया है। दुनिया के 4 महत्वपूर्ण परमाणु टेक्नोलॉजी निर्यात करने वाले खास देशों के समूहों में MTCR अहम है। बीते साल ही भारत ने MTCR की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया था। इसके बाद नई दिल्ली में फ्रांस, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के राजदूतों के साथ इस फैसले को अमली दजामा पहना दिया गया। MTCR में कुल 34 प्रमुख मिसाइल निर्माता देश शामिल है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली और कनाडा इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं। बुल्गारिया साल 2004 में इस समूह का सदस्य बना था। इसके बाद किसी नए देश को इसका मौका नहीं मिला। अभी तक चीन और पाकिस्तान भी इस विशेष समूह के सदस्य नहीं हैं। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने NSG की सदस्यता पाने के लिए देश के पुरजोर प्रयासों पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और सदस्यता पाकर भारत को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग हर दिन गुमराह कर रहे हैं। पार्टी में दरकिनार कर दिए जाने के बाद से मोदी सरकार की अक्सर आलोचना करने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भारत को आवेदक के तौर पर NSG में शामिल नहीं होना चाहिए और NSG की सदस्यता स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे जो जरूरत थी पहले ही पा चुका है। अमेरिका भारत को 145 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर टॉप बेचने के लिए तैयार हो गया है। दोनों देशों की सरकारों के बीच ये करार होगा। ये डील $700 मिलियन से ज्यादा की होगी और ज्यादातर टॉपें भारत में तैयार होंगी। अभी अमेरिका M777 हॉवित्जर टॉपों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में कर रहा है। चीन से निपटने में तो ये टॉपें काफी कारगर साबित हो सकती है। आने वाले दिनों में भारत चीन से लगती सीमा पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन टोपों को तैनात करेगा। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मास मिसाइल को सुखोई फाइटर प्लेन के साथ जोड़े जाने से हथियार को मल्टी प्लेटफॉर्म क्षमता मिलेगी। ये भारतीय वायुसेना को दुनिया की एकमात्र ऐसी वायुसेना बना देगी जिसके पास ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली होगी। भारत सरकार को विदेशी बैंकों में रखे भारतीयों के काले धन का पता लगाने के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन खातों में जमा करीब 13,000 करोड़ रुपए काला धन का पता लगाया है। इससे पहले साल 2011 में फ्रांस सरकार ने जिनेवा के HSBC बैंक में भारतीयों की ओर से जमा कराई गई रकम के करीब 400 मामलों की जानकारी दी थी। इनकम टैक्स की जांच रिपोर्ट के मुताबिक इन बैंक खातों में करीब 8,186 करोड़ रुपए जमा थे। कालाधन पर सरकार को पता चली अब तक की ये सबसे बड़ी रकम है। इनकम टैक्स विभाग ने इन मामलों में अब तक 55 मामलों में केस दर्ज किए हैं। खाता धारकों पर वेरिफिकेशन में गलत जानकारी देने और टैक्स चोरी का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल रांची में आतंकवाद के खिलाफ जमकर गरजे। कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर गृह मंत्री ने कहा कि मैंने अपने जवानों को साफ कह दिया है कि पहली गोली अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उस पार से एक भी गोली चलती है तो गोलियों की गिनती नहीं की जाए। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कश्मीर में जवानों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा और भारत आतंकवाद पर विजय जरूर हासिल करेगा।
शनिवार को श्रीनगर जम्मू हाईवे पर आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकी संगठनों की हताशा दर्शाता है। जम्मू एवं कश्मीर में फिदायीन आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 जवानों के शहीद होने के बाद कल सरकार ने कहा कि एक केंद्रीय दल राज्य का दौरा करेगा। इस दल का मकसद सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ रोकने की संभावना तलाशना है। गृह मंत्रालय के एक बयान में यहां कहा गया कि इस दल में सीमा प्रबंधन सचिव सुशील कुमार, आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव महेश कुमार सिंगला और कश्मीर के संयुक्त सचिव ज्ञानेश कुमार होंगे। ये दल कल राज्य का दौरा करेंगे। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस टीम को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 4 साल के अंदर 7वीं बार अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने सुबह 11 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। माना जा रहा है कि ये चुनाव के पहले का आखिरी कैबिनेट विस्तार होगा। नियमों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक 60 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले 4 मंत्रियों के पद खाली थे, लेकिन हाल ही में मंत्रिमंडल से निकाले गए बलराम सिंह यादव की वापसी से 3 नए मंत्रियों को ही मौका मिल सकता था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अब मिशन यूपी के तैयारियों में लग गए हैं। वह उत्तराखंड में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद यूपी पहुंच रहे हैं, जहां वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आने वाले चुनावों को लेकर बातचीत करेंगे। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बताया कि शाह बजाज एक्सप्रेस के जरिए उत्तराखंड से लखनऊ पहुंचेंगे। इस बैठक में पार्टी के 14 जिलों के बूथ कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। शाह उन्हें बूथ प्रबंधन के बारे में राय दे सकते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने का अपनी कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव कथित रूप से ठुकरा दिया है। सूत्रों का कहना है कि शीला दीक्षित ने पार्टी को बता दिया है कि वे उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी का चेहरा बनने की इच्छुक नहीं है। उनके नाम को पेश किए जाने का सुझाव अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिया था। दरअसल प्रशांत किशोर उन्हें ब्राह्मण चेहरे के रूप में पेश करना चाहते थे। दिल्ली में 3 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए इसी माह की शुरुआत में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। देश में आपातकाल लगाए जाने के 41 साल पूरे होने के मौके पर वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का प्रस्तावित व्याख्यान रविवार को रद्द कर दिया गया। ये व्याख्यान दक्षिण मुंबई में एक निजी कॉलेज में होना था और स्वामी इस कार्यक्रम के मुख्य व्यक्ति थे। आपातकाल भविष्य के लिए सिख विषय पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख राव साहेब दानेव और मुंबई के पार्टी प्रमुख आशीष शेलार सहित अन्य नेताओं को निमंत्रित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक मुंबई बीजेपी ने ही इस कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय किया था। बिहार में इंटर आर्ट्स की पूर्व टॉपर रूबी राय ने कल बेऊर जेल जाने से पहले एसआईटी को बताया कि इंटर का फॉर्म पापा ने विशुन रॉय कॉलेज से भरवाया था। परीक्षा से पहले पापा ने कहा था कि रोल नंबर और हस्ताक्षर ठीक से करना, आगे हम देख लेंगे। परीक्षा के बाद पूछा था कि कौन सा डिवीजन चाहिए। इस पर उसने कहा था कि ज्यादा कुछ नहीं, 2nd डिवीजन भी आ जाते तो बहुत अच्छा है। परीक्षा ठीक नहीं गई है, जो समझ आया लिख दी थी। छात्र ने यह भी बताया कि कॉलेज के प्राचार्य अमित कुमार उर्फ बच्चा राय रिश्ते में उसके चाचा लगते हैं। पापा के साथ वह चाचा से मिलने उनके घर और कॉलेज भी गई थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस कर्मचारियों का एक और शर्मनाक कारनामा सामने आया है। कल वायरल हुए एक वीडियो में सिपाही लाठी लेकर एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। वसूली के पैसों से बंटवारे को लेकर हुए इस हंगामे की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है। बीती 22 जून के इस मामले में तोंजा थाने के सिपाही धर्मेंद्र ने नशे में धुत होकर खूब हंगामा किया। इस मामले में आरोप लगा कि इलाके में वेंडरों से वसूली के पैसों के बंटवारे के विवाद में उसका साथी सिपाहियों से झगड़ा कर रहा था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जानकारी में मामला आया।
इसी के बाद एसएसपी मंजिल सैनी ने आरोप सिपाही को लाइन हाजिर करते हुए सीओ बिकेटी को मामले की जांच सौंप दी है। सुल्तान की शूटिंग की थकान की रेप पीड़िता से तुलना करने वाले बयान पर बॉलीवुड स्टार सलमान खान को नोटिस भेजा गया है। हिसार की रहने वाली एक गैंगरेप पीड़िता ने सलमान को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। पीड़िता ने सलमान खान से अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है। सलमान खान के बांदा स्थित घर भेजे गए नोटिस पर अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सलमान ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपनी फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान होने वाली थकान की तुलना एक रेप पीड़िता से की थी। हालांकि उन्होंने बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी भी मांगी थी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।